अस्सलाम वालेकुम। सो इन टुडेज़ लेक्चर हम लोग देखेंगे, हम लोग प्रोडक्ट लिस्टिंग का जो पार्ट 2 है वो हम इसमें कवर अप कर रहे थे। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि अब बाकी रिमेनिंग जो हमारे इस फॉर्म फिलिंग में ऑप्शंस रह गए हैं तो हम इसको किस तरह से फिल करते हैं। थोड़ा सा रिकैप ले लेते हैं। हम लोगों ने यहाँ से स्टार्ट किया था जिसमें आपका प्रोडक्ट का टाइटल मेंशन था, फिर उसके अकॉर्डिंगली हमने जो है वो रिलेटेड उसकी कैटेगरी लिखी थी। फिर उसके बाद क्योंकि हमारी प्रोडक्ट जो है वो ब्रांडेड नहीं थी तो इस केस में हमने जो है वो नो ब्रांड को सिलेक्ट किया था। फिर आपको मैंने एक जो है वो डिटेल्ड ओवरव्यू दिया था कि आपने शॉर्ट डिस्क्रिप्शन किस तरह से लिखनी है, फिर आपने लॉन्ग डिस्क्रिप्शन किस तरह से लिखनी है जो कि लोरी की डिस्क्रिप्शन होती है, और उसके अलावा जो है वो इंग्लिश डिस्क्रिप्शन किस तरह से लिखी जाएगी। देन उसके बाद व्हाट्स इन द बॉक्स में मैंने आप लोगों को बताया था कि आपने प्रोडक्ट की क्वांटिटी या फिर जो आपने बॉक्स में जो पैकेज भेजना है उसके अंदर एक्चुअल प्रोडक्ट क्या जाएगी, उसकी ईच जो इसका कंपोनेंट है उसकी विद क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट जो है वो आप इसको इस फॉर्मेट में जो है वो लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद एट दिस पॉइंट हम लोगों ने जो देखना वो ये है कि अब आके इसकी कलर फैमिली, व्हाट इज एक्चुअली अ कलर फैमिली इज, फॉर एग्जांपल एक प्रोडक्ट है, एक टी शर्ट है, उसके 3-4 वेरिएंट्स है, ग्रीन, ब्लू, पर्पल, व्हाइट। ठीक है, तो वो सारे आ जाते हैं आपकी कलर फैमिली के अंदर। अब यहाँ पे हर दफा कलर फैमिली का ऑप्शन नहीं आता, समटाइम्स आता है डिपेंडिंग ऑन द कैटेगरी आपने कौन सी सिलेक्ट की हुई है। फॉर एग्जांपल आपने कैमरा सेलेक्ट किया है तो कैटेगरी में कलर ऑप्शन के अलावा भी कोई और ऑप्शन आ सकता है, जैसे जिसमें स्टोरेज हो गया या फिर जिसमें इलेक्ट्रिक वोल्टेज और एनीथिंग। ठीक है, तो वो डेफिनेटली आपको पता होता है कि आप कौन सी प्रोडक्ट जो है वो उसका अपलोड करने लगे थे, उसके अकॉर्डिंगली आप लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे दो चीजें लिखी जा सकती हैं। अब यहाँ पे तो मैं लिख सकती हूँ या तो मेरी रिंग लाइट है तो वो ब्लैक कलर की है तो मैं ब्लैक मेंशन कर दूंगी। ठीक है, या फिर बिकॉज मैंने रिंग लाइट में इस लिस्टिंग में दो वेरिएशंस एंटर करनी है तो व्हाट आई कैन डू हियर इज के लेट्स सपोज के 26 सेंटीमीटर रिंग लाइट ओनली, एंड देन यहाँ पर करके दूसरा वेरिएंट ऐड कर सकती हूँ 26 सेंटीमीटर रिंग विद स्टैंड। ठीक है, अब इससे मुझे आइडिया हो जाएगा अगर किसी कस्टमर ने सेलेक्ट करना है, दो ऑप्शंस हैं उसके पास एक लिस्टिंग के अंदर, या तो वो सिर्फ रिंग लाइट परचेज कर ले या फिर वो रिंग लाइट विद स्टैंड परचेज करे। ठीक है, अब यहाँ पर पॉइंट आ जाता है कि अब इमेजेस कहाँ से ऐड करने हैं। जो एक प्रोडक्ट के ऊपर टाइटल इमेजेस होते हैं या फिर एक प्रोडक्ट के ऊपर पर्टिकुलर इमेज होता है तो उसके टाइटल इमेजेस में काउंट होता है जो कि ये है, ये मैं कहाँ से ऐड करूँ। तो वो तो मुझे ठीक है नजर आ रहा है, आई कैन ऐड अप हियर, बट यहाँ इसको मुझे किस तरह से सिलेक्ट करना चाहिए और मुझे कैसी इमेजेस लगानी चाहिए ताकि मेरी जो लिस्टिंग है वो एक अच्छी और एक बर्गर लिस्टिंग कहलाई जाए। अदर देन दैट एक अच्छी ऑप्टिमाइज लिस्टिंग हो और उसका जो फर्स्ट इंप्रेशन है, बिकॉज वो आपकी इमेज से ही डिफाइंड होता है, तो वो किस तरह से की जाए। लेकिन इट्स रियली इजी, आपके पास जो भी प्रोडक्ट है जस्ट फर्स्ट ऑफ ऑल सर्च इट ऑन गूगल। ठीक है, आपको गूगल पे काफी सारे इस तरह के इमेजेस मिल जाते हैं। फॉर एग्जांपल अब जैसे यहाँ पर अवेलेबल है, मैंने सिंपल सर्च किया था रिंग लाइट विद स्टैंड, तो मेरे पास यहाँ पर एक जो है वो इमेज आ रही है। अब यहाँ पर जो डूज एंड डोंट हैं आपकी फर्स्ट इमेज की या फिर अदर देन बाकी इमेजेस की, वो एक्चुअली में ये है कि आपने ये चीजें नोट डाउन करनी है कि आपकी जो प्रोडक्ट इमेज, आप जो प्रोडक्ट लगाने जा रहे हैं वो बहुत ज्यादा क्लटर्ड ना हो। ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, आपका जो प्रोडक्ट है इट शुड कवर 80% ऑफ दैट पर्टिकुलर इमेज। ठीक है, इसका मतलब ये कि जो आपने इमेज लगाई है उसमें पता चलना चाहिए कि आप सेल क्या करने जा रहे हैं। नंबर 3, अब आपकी प्रोडक्ट, जैसे मैंने यहाँ पे सिंपल एक एग्जांपल देने के लिए दो ऑप्शंस लगाए हैं, या तो 26 सेंटीमीटर रिंग लाइट ओनली या फिर 26 सेंटीमीटर रिंग लाइट विद स्टैंड। ठीक है, तो अब एक ऑप्शन है जिसमें खाली रिंग लाइट मिल रही है और एक ऑप्शन है जिसमें उसके साथ में उसको स्टैंड भी जो है वो पैकेज में दे रही है। डेफिनेटली वो कॉस्टली होगा, तो इस केस में ऐसी इमेजेस में नहीं लगाऊंगी रिंग लाइट ओनली वाले ऑप्शन में, जहां पर मैं जो है वो क्या कहते हैं सिर्फ रिंग लाइट सेल करनी, तो मैं रिंग लाइट विद स्टैंड वाली ऑप्शन जो है वहां पे ऐड नहीं करूंगी। तो ये चीज यहाँ पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। मतलब आप इररेलेवेंट प्रोडक्ट जो आप अपने कस्टमर को प्रॉमिस नहीं कर रहे, जो आप अपने कस्टमर के पार्सल में नहीं भेज रहे, आप उसको जो है वो इमेजेस में डिस्प्ले नहीं करेंगे। अवॉइड दैट एज मच एज पॉसिबल। ठीक है, बिकॉज जब भी कस्टमर जो है परचेज करने लगता है, बहुत कम लोग होते हैं जो आपकी पूरी लिस्टिंग को रीड करते हैं, आपका टाइटल को रीड करते हैं, आपके जो है वो उसको डिस्क्रिप्शन को रीड करते हैं। व्हाट दे डू इज कि आपकी प्रोडक्ट की इमेज को देखते हैं, इट्स वेल एंड गुड, एंड देन उसको जो है वो परचेज कर लेते हैं। अब उसमें जो है फॉर एग्जांपल जिस केस में मैंने रिंग लाइट विद स्टैंड की कोई इमेज डाउनलोड की है और लगाई है और उस पे जो है वो उसको खाली रिंग लाइट मिल गई है, तो इस बेसिस पे कंप्लेंट भी होगी और वो कंप्लेंट नहीं करेगा, वो रिटर्न भी करेगा, एंड अल्टीमेटली आपकी इस लिस्टिंग की छोटी सी मिस्टेक की वजह से आपकी जो है वो
ऑर्डर रिटर्न रेट जो है वो इंक्रीज हो सकता है, अल्टीमेटली अकाउंट भी डीलिस्ट हो सकता है। तो ये छोटी छोटी प्रैक्टिसेस होती हैं जिसको आपको माइंड में रख के जो है वो लिस्टिंग करनी चाहिए। अदर देन दैट ये वो प्रैक्टिसेस हैं जिसके बेसिस पर आप एक अच्छी लिस्टिंग कर सकते हैं। ना सिर्फ एक अच्छी लिस्टिंग कर सकते हैं, आप एक अच्छा जो है वो सेल्स जनरेट कर सकते हैं और रिटर्न्स जो है वो अवॉइड किए जा सकते हैं। अब जैसे यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैंने आपको कहा था कि मैंने एक ऐसी किस तरह की इमेज उठानी है, तो आई प्रेफर, बट इनफैक्ट नॉट ओनली मी, यू शुड ऑल्सो प्रेफर कि आपकी जो इमेजेस हैं उसमें आपकी रिंग लाइट या कोई भी प्रोडक्ट हो आपकी विद वाइट बैकग्राउंड हो, बिकॉज प्रोडक्ट आपकी ऑटोमेटिकली उसमें प्रोमिनेंट हो जाती है। फिर उसमें आपको कंपोनेंट्स दिखाने हैं तो इट्स गुड, आप कंपोनेंट्स दिखा सकते हैं। बट ये है कि एक कस्टमर को देखते ही उसका मेन प्रोडक्ट समझ में आ जाए। बट अगर इस केस में मैं इस इमेज को देखूं तो इट्स रियली गुड फॉर द टाइटल इमेज, तो मैं इसे यहाँ से जो है वो सेव कर सकती हूँ। अदर देन दैट, अब जैसे मुझे मल्टीपल ऑप्शंस थे, मैंने सिंपल उसमें रिंग लाइट ओनली की भी मुझे सेलेक्ट करनी थी। आई हैव एन ऑप्शन फॉर लाइक टू टू अप टू 8 इमेजेस, ठीक है, तो मैं 8 इमेजेस तक ही जो है वो उसे यूटिलाइज करूंगी। अब जैसे एक यहाँ पर एक और इमेज भी लगी हुई है जिसमें वो बकायदा एलैबोरेट करें दैट वी हैव 26 सेंटीमीटर रिंग लाइट विद स्टैंड एंड क्वालिटी एंड ऑल दैट स्टफ, ठीक है। आप इस तरह की इमेज भी यूज कर सकते हैं, बट मेक श्योर कि अब जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे बेस्टन का जो है वो लोगो लगा हुआ है, तो काइंडली ऐसी इमेजेस को अवॉइड करें जहाँ पे किसी की अपनी ब्रांडिंग हुई भी है, बिकॉज अगर वो दराज का ही स्टोर है तो वो आगे जाके ये क्लेम कर सकते हैं कि इन्होंने मेरी जो है वो इमेज उठाई है, हालांकि ये भी किसी ने उठाई होगी, उसके ऊपर जो है वो ब्रांडिंग कर दी गई है। तो अब जो इस तरह की इमेजेस होती हैं, अब जैसे ये एक इमेज है, ये आपके टाइटल इमेज में नहीं लगेगी, ठीक है। जो आपकी इस तरह की जो इमेजेस आ रही होती हैं, ये आपकी सेकंड इमेज, थर्ड इमेज, फोर्थ इमेज में, मतलब अब जैसे दिस इज द सेकंड इमेज, दिस इज द थर्ड एंड फोर्थ अप टू ये, ठीक है। फर्स्ट इमेज में आपका कंप्लीट प्रोडक्ट होता है कि वो प्रोडक्ट किस तरह का दिखता है। उसके बाद जो है आपकी जो बाकी इमेजेस होती है उसमें प्रोडक्ट की डेमोन्स्ट्रेशन होती है, उसके क्लोजअप्स होते हैं, उसके मल्टीपल व्यूज होते हैं, ठीक है। हमारे स्टूडेंट्स या मल्टीपल जो सेलर्स हैं वो क्या गलती करते हैं, इस तरह की कोई ना कोई इमेज लगा के फर्स्ट पे लगा देते हैं। अब जो कस्टमर है उसको समझ नहीं आता प्रोडक्ट क्या है, तो वो डेफिनेटली उस पर क्लिक भी नहीं करता, ठीक है। तो ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये देखने वाली है कि आपकी जो फर्स्ट इमेज है, आप देखें इसकी एग्जांपल आप इसी तरह ले लें, जब आप कहीं मार्केट में कहीं शॉपिंग करने जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल आप किसी ग्रोसरी स्टोर भी जाते हैं, तो आप जब किसी प्रोडक्ट उठाते हैं, किसी प्रोडक्ट उसकी शेल्फ से उठाते हैं, तो उसकी फ्रंट साइड जो है वो फेसिंग टुवर्ड्स यू होती है, ठीक है। कहीं पे भी चले जाएं तो यही रूल होता है, जो प्रोडक्ट होती है वो टुवर्ड्स जो उसकी फेसिंग फ्रंट साइड होती है वो फेसेस टुवर्ड्स द कस्टमर होती है। तो इसी तरह आपने भी जो प्रोडक्ट लिस्ट करनी है, उसकी जो फर्स्ट इमेज है, उसकी फर्स्ट इमेज की जो फ्रंट फेस है प्रोडक्ट का, वो इन द फर्स्ट इमेज होना चाहिए और वो बहुत क्लियर होना चाहिए, उसमें क्लटर ना हो। कोशिश करें कि जो कैप्चर्ड इमेजेस होती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल एक ये कैप्चर्ड इमेज है, तो इस तरह की इमेजेस को अवॉइड करें, इस तरह की इमेजेस को मत लगाया करें लिस्टिंग के टाइटल इमेज के अंदर, ये एक अच्छा इंप्रेशन नहीं डालती, ठीक है। ये एक प्रोफेशनल इमेज जो है वो नहीं ऐड करती, ये देखें जैसे की है, ठीक है, सिंपल रॉ क्लिक की और या फिर जिस तरह की ये इमेजेस है, ये इस तरह की इमेजेस जो है वो टाइटल, हालांकि आपने ऐसे जब आप लिस्टिंग करने जाएंगे आपको अभी काफी सारी ऐसी इमेजेस नजर आएंगी, ऐसी लिस्टिंग शो होंगी जिन पे सेल्स भी जनरेट हो रही हैं, बट इट्स नॉट अ गुड थिंग। जब आप एक काम करने जा रहे हैं तो इट्स गुड कि आप उसको प्रोफेशनली लेके चलें, और अदर देन दैट जो है वो उसमें लिस्टिंग्स भी जो है वो अच्छी लगे, ठीक है। तो काइंडली इस तरह की इमेजेस को अवॉइड कीजिएगा। अदर देन दैट, जैसे मैंने आपको दोबारा से मैं रिपीट कर देती हूँ, इस तरह की ब्रांडिंग्स ना हुई हुई हो, ठीक है। अब जैसे इसमें वाटरमार्क वगैरह लगा हुआ है, अदर देन दैट इमेज वाज रियली गुड, ठीक है, सेल्फ डिस्क्रिप्टिव थी, इसमें रिंग लाइट शो हो रही थी, उसके उसमें 3 टोन्स भी दिखाए गए थे, एंड देन अदर उसने विद इन टेक्सचुअल फॉर्मेट पे भी बता दिया है क्लियरली कि प्रोडक्ट है जो आपका पैकेज है या पार्सल, उसमें क्या चीजें इंक्लूडेड है, ठीक है। अब जैसे ये है, तो इस तरह की इमेजेस को भी आपने अवॉइड करना है। प्लीज इस तरह की इमेजेस को आपने दराज पर नहीं लिस्ट करना। आप देखें जैसे उसमें उसका कॉन्टेक्ट नंबर गिवन है, इस बेसिस पे भी आपका स्टोर जो है वो डीलिस्ट हो जाता है। नेवर एवर शेयर योर पर्सनल इन्फॉर्मेशन ऑन योर लिस्टिंग्स, जिसमें आपका कॉन्टेक्ट नंबर है, जिसमें आपका जो है वो ईमेल एड्रेस है, या इस तरह की इन्फॉर्मेशन है, वो आपने जो है वो लिस्टिंग्स में नहीं शेयर करनी। तो इस केस में हम कोई सैम्पल इमेजेस जो है वो डाउनलोड कर लेते हैं, लेट्स से ये वाली कर लेते हैं, ठीक है। अदर देन दैट कोई और निकाल लेते हैं इसी तरह की, ठीक है, जस्ट फॉर द सैम्पल एंड फॉर द केस ऑफ लिस्टिंग, जिससे जो है वो आपको आइडिया हो जाए कि लिस्टिंग होती किस तरह से, ठीक है। फिर उसके बाद आप सिंपल यहाँ पर आते हैं अपनी लिस्टिंग के अंदर, यहाँ से आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप अपनी इमेज अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। और
इट्स अप एटलीस्ट 3 इमेजेस, ठीक है, एंड मैक्सिमम यू कैन अपलोड 8। तो इट्स गुड कि आप अप टू 8 जो है वो इमेजेस अपलोड करें, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे लिखा था 26 सेंटीमीटर रिंग लाइट ओनली, तो मैंने सिर्फ उसी की इमेज अपलोड की। फिर उसके साथ ऑप्शन आ रहा था मैंने 26 सेंटीमीटर रिंग लाइट विद स्टैंड, तो मैंने विद स्टैंड जो है वो उसकी इमेज अपलोड कर दी, ठीक है। अब आपने समटाइम्स लिस्टिंग्स में देखा होगा कि एक थंबनेल गिवन होता है, ठीक है, तो अब ये थंबनेल के तौर पे आप यही वाली इमेज भी लगा सकते हैं। अगर आप कोई और न्यू अपलोड करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। थंबनेल में बेसिकली क्या होता है कि जब आपके पास 2 या 3 ऑप्शंस होती हैं तो उन ऑप्शंस में एक मिनी इमेज भी शो हो रही होती है, तो उस केस में जो है ये आप इमेज चेंज भी की जा सकती है। नेक्स्ट आपके पास आ जाती है प्रोडक्ट की प्राइस या जो फर्दर डिटेल्स जो है वो एंटर करनी है। अब जैसे आप देख सकते हैं कि इट्स 26 सेंटीमीटर रिंग लाइट ओनली। अब मुझे इसकी यहाँ पे प्राइस सेट करनी है। अब इसकी प्राइस फॉर एग्जांपल प्राइस यहाँ पे जो मैं एक्चुअल सेट करूंगी वो ये वाली प्राइस होगी, ये वाली। अब जैसे यहाँ पे 1299 लिखा है, ठीक है। अब प्राइस किस तरह से कैलकुलेट करनी है ये वाला सारा भी इंशाल्लाह मैं आपको सिखाऊंगी, ठीक है। बट द पॉइंट इज के यहाँ पे हम लोग जो है वो इस वक्त टेम्परेरी कोई एक्सेप्शनरी प्राइस रख लेते हैं। जैसे मैंने 1500 रुपीज लिखा है, जिसपे मैं उसको डिस्काउंट करके जो है वो अल्टीमेटली उसको 1299 की प्रोडक्ट दे रही हूँ। और प्रमोशंस में आ जाता है कि कितनी देर तक ये प्रमोशन लगी हुई, मतलब कितनी देर तक ये प्रोडक्ट जो है वो 1299 की है। तो आप इसको अप टू 1 ईयर, इसको अप टू 2 ईयर जो है वो करके सेव कर लें, बिकॉज इट्स गुड, क्योंकि आपने एक्चुअली तो वो प्राइस नहीं लगाई हुई होती, एक डिस्काउंट ही शो किया होता है, जैसे नॉर्मल हर ई कॉमर्स मार्केट प्लेस में होता है, जैसे इस तरह यहाँ पर हुआ हुआ है। तो बेसिकली आपने इसी को माइंड में रखते हुए इस तरह जो है वो 2 ईयर्स की या 3 ईयर्स की आप प्रमोशन लगा रहे हैं, इट्स ओके, बिकॉज आपकी प्रोडक्ट की जो एक्चुअल प्राइस है जो आपने कैलकुलेट की होगी वो ये होगी, ठीक है। उसके ऊपर आपने एडिशनली जस्ट फॉर द हाइप ये क्रिएट किया। अब यहाँ पे इसी तरह फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ विद स्टैंड इट्स 2000 रुपीज और डिस्काउंट में जो है वो 799 की है या फिर 745 की है। तो यहाँ पे इसी तरह मैं इसमें प्रमोशनल फी जो है वो सिलेक्ट कर लेती हूँ, ठीक है। नेक्स्ट आ जाती है हमारी प्रोडक्ट की क्वांटिटी, कि आपकी प्रोडक्ट की क्वांटिटी क्या होनी है। इट्स गुड कि आप इसको जो है ना बाय डिफॉल्ट 1000 2000 व्हाटसोएवर कुछ भी रखते हैं। इवन आप ड्रॉप शिप कर रहे हैं, आप चाहे होलसेल कर रहे हैं, व्हाटसोएवर, इट्स ओके। बट द पॉइंट इज के यहाँ पर आप एक क्वांटिटी रखते हैं, क्योंकि जब भी ऑर्डर्स आने हैं आपने चेक करना है, और इसको वन करते हैं तो आउट ऑफ स्टॉक जाता है, फिर आपको इसको इन स्टॉक करना पड़ेगा, और फिर आगे जाके हमारा चैप्टर होगा कैंपेन्स का, तो उसमें भी आपको जो है वो कई बार समटाइम्स जो है वो स्टॉक रिजर्व करवाना पड़ता है। तो इट्स गुड, अब 1000 2000 कोई भी फिगर जो है वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन वी हैव इज सेलर्स क्यू या फिर सेलर SKU, स्टैंडर्ड कीपिंग यूनिट। ये बेसिकली इसी तरह होता है जैसे आप किसी शॉपिंग मॉल में जाते हैं या फिर किसी स्टोर पे जाते हैं, जब आपका प्रोडक्ट जो है वो उसका बिल होता है, तो आप देखते होंगे एक बार कोड जो है वो स्कैन होता है, उसके अगेंस्ट जो है वो आपको मशीन जो है वो सिस्टम जो डिटेक्ट करता है कि इस पे कितने चार्जेस लगेंगे, इसकी क्या प्राइस है, तो अल्टीमेटली वो बिल में ऐड हो जाती है आपकी। अब इस वो क्या होता है बेसिकली आपकी प्रोडक्ट को जो है एट द बैक एंड जो वो स्टोर होता है, इट कुड बी ग्रोसरी स्टोर एनी स्टोर, तो उसने अपने लॉग जो है वो मेंटेन किए हुए होते हैं। यहाँ पर भी सेलर के लिए दराज ने फैसिलिटी रखी है कि सेलर, बिकॉज अब एक प्रोडक्ट तो लिस्ट नहीं कर रहा, आगे जाके पता नहीं कितनी ज्यादा लिस्ट करेगा, वो कंपनी भी आगे जाके डेवलप होती है या व्हाटसोएवर जो भी उनका क्राइटेरिया, तो वो अपनी प्रोडक्ट्स को जो है रादर देन जब भी कोई ऑर्डर आए तो पहले उसकी प्रोडक्ट की पूरी लिस्टिंग खोल के देखे, फिर देखे कौन से वेरिएंट का ऑर्डर आया है, तो वो एक लेंदी प्रोसीजर हो रहा था। तो उसके अगेंस्ट सेलर जो है वो एक कोड रख सकता है, जिससे सिंपल जब भी कोई ऑर्डर आता है तो उसकी डिटेल देखे, उसका कोड देखे, ओके देखिए ये वाली प्रोडक्ट है, इसका ये वाला कोड है, तो एक्चुअल मैंने ये वाली प्रोडक्ट जो है वो डिस्पैच करवानी है, तो ये ज्यादा ईजी हो जाता है एज कम्पेयर टू पूरी लिस्टिंग ओपन करने के लिए। तो अगर आप न्यूबी हैं, डेफिनेटली आपका कोई सिस्टम इस तरह का मेंटेन नहीं हुआ हुआ, तो आप अपनी प्रोडक्ट का जो एक्चुअल नेम है वो यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है। इट्स रियली इजी फॉर यू कि आप आगे ट्रैक करें, जब आपका ऑर्डर आता है 1299 का, हर वक्त अब प्राइस भी याद नहीं रहती, तो आप इन दैट केस यू नो कि ठीक है ये सब रिंग लाइट का ही ऑर्डर है, और दूसरे केस में जो है वो ये रिंग लाइट विद स्टैंड का जो ऑर्डर है। हम ये भी लिख लेते हैं। इट्स टोटली अप टू यू, ठीक है। ये कस्टमर्स को शो नहीं होता है, ये सिर्फ आपको ही शो होगा, और जो है ये आपका शिपिंग लेबल जो प्रिंट हुआ होगा उस पर ही शो होता है, उसके अलावा ये किसी को शो नहीं होता। तो ये टोटली डिपेंड करता है आपने इसको क्या लिखना है। लास्ट हमारे पास ऑप्शन आ जाती है सर्विस की। अगर आप इस पे कोई वारंटी देना चाहते हैं, डेफिनेटली नो वारंटी पीरियड, डेफिनेटली इसको आप सेलेक्ट नहीं करेंगे बिकॉज यू हैव सेलेक्टेड नो, ठीक है। और कोई आपकी वारंटी पॉलिसी भी नहीं है। नेक्स्ट आप यहाँ पे अपनी पैकेज का वेट लिखेंगे।
तो बाय डिफ़ॉल्ट अगर आप जो है वो हेवी शिपिंग चार्जेस को अवॉइड करना चाहते हैं, तो एक तो होते हैं आपके एक्चुअल शिपिंग और एक होता है आपकी ऑटोमेटिक शिपिंग चार्जेस होते हैं और एक जो होते हैं वो एक्चुअल शिपिंग जो करती है, ठीक है। ये जब मैं अपनी प्राइस कैलकुलेशन आपने किस तरह से करनी है तो मैं आपको उसमें जो है उसको डिटेल में समझाऊंगी। तो फॉर द टाइम बीइंग आप इस फॉर्मूला को याद रख लें कि आपने जो भी जिस कैटेगरी में भी काम करना है उसका मिनिमम वेट आप यहाँ पे लिख लें। एंड यहाँ पर पैकेज की बेसिकली जो डायमेंशन है, जो फ्लायर की डायमेंशन है, ठीक है, अब वो यहाँ पर मेंशन कर लें, ठीक है। अब फ्लाइट की डायमेंशन है 28, 24 एंड 2 जो आपके दराज के बेसिक फ्लाइट्स होते हैं, तो आप वो मेंशन कर लें। अब आगे जाके वैसे तो यहाँ पर आप एक्चुअल वेट लिखेंगे उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट का, एजम्पशन ले लें 1 kg है, 2 kg है, 3 kg है, तो आप वो यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, ठीक है। मूविंग ऑन, नेक्स्ट हमारी जो लिस्टिंग है सुपर पर्टिकुलरली कंप्लीट हो चुकी है, तो हम इसको सिंपल यहाँ से सबमिट करेंगे एंड देन आपकी जो लिस्टिंग है वो अपलोड हो जाएगी, ठीक है। ठीक है, योर प्रोडक्ट हैज बीन सक्सेसफुली पब्लिश्ड। अब इसको डन करते हैं, हम इसका बाकी जो इंटरफेस है हम उसको रीड कर लेते हैं। कॉन्ग्रेचुलेशन, आपकी जो है वो फर्स्ट लिस्टिंग जो है वो हो चुकी है, ठीक है। अब इसके बाद व्हाट इज आवर नेक्स्ट स्टेप, हम इन टैब्स को जो है वो वन बाय वन रीड कर लेते हैं। जब आप इस तरह देख रहे हैं इस वक्त यहाँ पे डैशबोर्ड पे, तो वी हैव यहाँ पे एक ऐड न्यू प्रोडक्ट ऑप्शन, जिस पे आप क्लिक करते हैं तो सिंपली वो ऐड न्यू प्रोडक्ट पे क्लिक कर लेता है। एक्सपोर्ट करना चाहते हैं अपनी पूरी प्रोडक्ट की लिस्टिंग्स को, तो यहाँ से एक्सपोर्ट कर सकते हैं। इंपोर्ट करना चाहते हैं तो वो भी किया जा सकता है। अगर कोई हिस्ट्री व्यू करना चाहते हैं एक्सपोर्ट हिस्ट्री की या इम्पोर्ट हिस्ट्री अगर किसी ने की भी है तो आप देख सकते हैं। then we have this product tabs जिसमें आपको all online draft pending QC out of stock inactive suspended and deleted जो है वो शो हो रहा है। तो हम वन बाय वन देख लेते हैं। ऑल में बेसिकली आपकी सारी प्रोडक्ट्स जो है वो शो हो जाती हैं जो कि अभी रिसेंटली लिस्ट की है आपने, वो एक्टिव हुई है कि नहीं हुई है। देखें फॉर एग्जाम्पल अभी मैंने आप लोगों के सामने एक प्रोडक्ट जो है वो लिस्ट की थी, ठीक है, तो अभी उसका स्टेटस आ रहा है पेंडिंग अप्रूवल, मतलब अभी तक वो अप्रूव नहीं हुई थी, ठीक है। तो इस केस में ये जो प्रोडक्ट ये ऑल में शो हो रही है बट ये ऑनलाइन नहीं है। जब इस अप्रूव हो जाती है आपकी लिस्टिंग तो वो फिर ऑनलाइन में शो होती है, उससे पहले ये ऑल में ही रहती है। नेक्स्ट आ जाते हैं ड्राफ्ट। ड्राफ्ट में बेसिकली वो लिस्टिंग शो होती हैं जो कि आप लोगों ने भी लिस्ट की और बाय एनी चांस आपने दरमियान में से छोड़ दिया, आपने उसे प्रॉपर्ली पूरा लिस्ट नहीं किया, तो वो जो है ऐसी लिस्टिंग जो है वो ड्राफ्ट में शो होती है। फिर हमारे पास आ जाता है पेंडिंग क्यूसी। पेंडिंग क्यूसी में सारी वो लिस्टिंग्स या सारी वो प्रोडक्ट्स शो होती हैं जिनकी जो आपने अभी रिसेंटली लिस्ट डाउन कर दी हैं, पब्लिश कर दी हैं, बट अभी दराज ने उसको अकॉर्डिंग टू देयर एल्गोरिथम गो थ्रू नहीं किया। वंस जब उसको रीड कर लेगा, जब तक वो रीड कर रहा है तब तक वो पेंडिंग क्यूसी में है, क्वालिटी चेक के अंदर है। फिर उसके बाद जो है वो पेंडिंग क्यूसी से ऑनलाइन में शिफ्ट हो जाएगी। देन वी हैव आउट ऑफ स्टॉक। आउट ऑफ स्टॉक लिस्टिंग्स बेसिकली वही होती हैं जिसका आप जो है वो प्रोडक्ट का जो है जो प्रोडक्ट की क्वांटिटी है वो आउट ऑफ स्टॉक कर देते हैं। इसी तरह वी हैव इनएक्टिव। इनएक्टिव लिस्टिंग्स बेसिकली वो होती हैं जिनका आप स्टेटस जो है वो इनएक्टिव कर देते हैं, ठीक है। जब आप किसी लिस्टिंग का स्टेटस इनएक्टिव करते हैं, बेशक वो इन स्टॉक है, बेशक वो आउट ऑफ स्टॉक है, वो कस्टमर एंड पर शो नहीं होती। अगर आप उस लिस्टिंग का स्टॉक जीरो करते हैं तो वो कस्टमर एंड पे शो होगी, बट वो एज एन आउट ऑफ स्टॉक शो होगी। पर अगर आप उसका स्टेटस डीएक्टिवेट करते हैं, इनएक्टिव कर देते हैं, तो उस केस में वो लिस्टिंग बेशक एंड स्टॉक हो पर वो कस्टमर एंड पर शो नहीं होती। इसी तरह वी हैव सस्पेंडेड एंड डिलीटेड। अगर आप कोई लिस्टिंग पकड़ के डिलीट करना चाहते हैं तो वो डिलीटेड के ऑप्शन में आ जाएगी। फिर अगर आपकी कोई लिस्टिंग पे कोई स्ट्राइक ऐड हो जाती है, मतलब कोई पॉलिसी वॉल्यूशन की होती है आपने इन टर्म्स ऑफ लिस्टिंग और प्रोडक्ट और रिस्ट्रिक्टेड प्रोडक्ट एनीथिंग, तो वो यहाँ पे सस्पेंडेड में आ जाती है। या फिर आपकी प्रोडक्ट जो है वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही, अब उसने, या फिर अब जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपके सामने दो प्रोडक्ट्स हैं जो कि उन्होंने कहा इसको मतलब सस्पेंड कर दिया। आप यहाँ से क्लिक करके देख सकते हैं इसकी रीजन क्या, प्रोडक्ट नॉट अलाउड ऑन वेबसाइट ड्यू टू गवर्नमेंट और दराज पॉलिसी, ठीक है। तो या फिर प्रोडक्ट के जो है वो रिव्यू बैड आए। अब प्रोडक्ट सेल आउट हो रही है, बहुत अच्छी प्रोडक्ट थी और दराज पे अलाउ भी थी एंड ऑल दैट, बट उसके अगर रिव्यू बैड आए तो अब वो कॉन्स्टेंटली आते जा रहे हैं, तो इस केस में भी जो है वो आपकी प्रोडक्ट को डीलिस्ट मतलब सस्पेंड कर दिया जाता है। जिसमें एक टेम्परेरी सस्पेंशन भी होती है जिसमें 1 to 2 मंथ्स बाद उसे दोबारा रीइंस्टेट कर देते हैं। समटाइम्स परमानेंट सस्पेंशन होती है आपके अकाउंट के और आपके सेल्स के बिहेवियर के ऊपर, जिसके बाद वो आपकी पर्टिकुलर लिस्टिंग को दोबारा जो है वो लिस्ट डाउन जो है वो लाइव नहीं करते। अब अगर आपने फॉर एग्जांपल इसका स्टॉक चेंज करना है या अगर आपने इसकी प्राइस चेंज करनी है तो आप इसको यहाँ से एडिट करने के बजाय यहाँ से ही प्राइस पे क्लिक करेंगे, ठीक है। तो आप इसकी जो है वो प्राइस चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ से मैं अगर चेंज करना चाहती हूँ, ठीक है।
इसी तरह अगर मैं इसका जो है वो स्टॉक चेंज करना चाहूँ तो मैं इसका स्टॉक भी चेंज कर सकती हूँ। सिंपली यहाँ से मैंने ऐड करना है, स्टॉक इन करना है या स्टॉक आउट करना है। फॉर एग्जांपल इस केस में जो है वो मैंने इसका स्टॉक आउट करना है। सिंपल मैंने 999 में से 998 माइनस कर दिया, बट जस्ट एक वन जो है वो स्टॉक मैंने। तो यहाँ तक जो है वो हमारी प्रोडक्ट लिस्टिंग अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो चुकी है। तो अब इसके बाद जो है हम लोग देख लेते हैं कि हमने पर्टिकुलर प्रोडक्ट की जो है वो प्राइस किस तरह से सेट करनी है। एंड अदर देन दैट, जब आप कोई प्राइस प्रोडक्ट की सेट कर रहे हैं तो आपके लिए उसमें क्या क्या जो है वो रिक्वायरमेंट्स चाहिए होती हैं, और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिसको आपने अपने माइंड में रखते हुए एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट की जो है वो लिस्टिंग करनी है। ठीक है। तो इस वक़्त अगर हम लोग देख रहे हैं आपके सामने जो है वो एक एक्सेल फॉर्मेट में जो है वो शीट ओपन है। तो आप इसको डीपली एनालाइज़ भी करते हैं। हम लोग वन बाय वन देखते हैं क्या चीज़ें हमने जो इसमें देखनी है और इसको हमने किस तरह से लेके चलना है, ताकि आपकी जो है वो इसके साथ क्लियरली अंडरस्टैंडिंग जो है वो हो सके और आपको प्राइस जो है वो सेट करनी अच्छे तरीके से आ जाए। अब एक असम्पशन ले लेते हैं कि जो आपकी पेमेंट फ़ी एलोकेटेड बाय दराज़ है वो 1.45% है, जो कि बेसिकली एक वैट है। वैट जो आपने एफपीआर को देना होता है। ठीक है, आप वो सेल्स टैक्स या वैट को इग्नोर नहीं कर सकते। उसके बाद आपके पास आ जाती है ऑटोमेटिक शिपिंग फी। ठीक है, या शिपिंग फी पेड बाय कस्टमर। अब इसमें होता क्या है, फॉर एग्जांपल जैसे मैंने अभी प्रोडक्ट का जो है वो साइज वेट लिख दिया है कि 1 kg की है, और इन एक्चुअल वो 1 की नहीं होती, वो 2 की होती है या फिर 2.5 की या 1.5 की होती है। तो आपने भी जब देखा होगा कि किसी भी कोरियर प्रोवाइडर को हायर करते हैं कोई अपना पार्सल डिस्पैच करवाने के लिए, तो विद रिस्पेक्ट टू द प्रोडक्ट वेट, साइज और द डिस्टेंस जो है वो उसके बेसिस पे जो है वो अमाउंट चार्ज करता है। अब इस केस में फॉर एग्जांपल आपने जो है वो शिपिंग चार्जेस उसके अकॉर्डिंगली मेंशन हुए हुए थे, जो आपने वेट और पैकेज की डायमेंशन दी थी लिस्टिंग के अंदर, वो थे फॉर एग्जांपल 100 रुपीज। ठीक है, और जब शिपिंग फी जो कैलकुलेट हुई है बाय कस्टमर, जब कस्टमर ने परचेज कर लिया ऑर्डर और उसका देखा गया है, तो उस पर वो चार्ज हो गया 250 रुपीज। ठीक है, एट दी एंड जब ऑर्डर दराज के पास गया है तब, ठीक है, वो 250 रुपीज उसने उसको देने पड़े हैं दराज को, एक कोरियर प्रोवाइडर को। द रीजन इज क्योंकि द प्रोडक्ट वाज हैवी। तो इस केस में जो है जो डिफरेंस है वो सेलर पर चार्ज होता है। ठीक है, तो इस चीज को आप माइंड में रखें। उसके बाद दूसरा वी हैव पेनल्टीज, टू टाइप ऑफ पेनल्टीज। अगर आप कोई रॉन्ग गुड भेज देते हैं, मतलब फॉर एग्जांपल एक रिंग लाइट का ऑर्डर आया था, तो आपने उसके अंदर जो है वो बेकरी आइटम भेज दी है, कोई गलत प्रोडक्ट भेज दी है और कस्टमर ने कंप्लेंट कर दिया इस बारे में, तो इस केस में जो है वो आपको यहाँ पर 500 रुपीज का फाइन हो जाता है। और अगर आपने फेक आरटीएस कर दिया है, इस टर्म को थोड़ी देर के लिए माइंड में रखें, व्हाट फेक आरटीएस इज। जब हम लोग इस वक्त ऑर्डर की तरफ जाते हैं तो आपको इंशाल्लाह ये प्रॉपर क्लियर हो जाएगा व्हाट अ फेक आरटीएस इज। ठीक है, तो उसकी बेसिस पे जो है वो आपको 50 रुपीज फाइन हो जाता है। इस वक्त मैं आपको एक्सपेंस, पॉसिबल एक्सपेंसेस बता रही हूँ, जिसको आपने काउंट करके अपने माइंड में रखना होता है, और उसके बाद जो है वो प्रोडक्ट को प्रोडक्ट की प्राइस जो है वो डिसाइड करनी होती है कि मैंने प्रोडक्ट पे कौन सी प्राइस जो है वो लगानी है। नेक्स्ट वी हैव प्रमोशनल चार्जेस ऑफ बंडल्स एंड वाउचर्स। फॉर एग्जांपल आपने कोई कैंपेन लगाई दी है या फिर आपने कोई कैंपेन लगानी है, तो उसके लिए भी माइंड में आपने एक बजट सेलेक्ट किया होता है। बिकॉज जब आप दराज पे कैंपेन लगाते हैं, दराज आपको ये कहता है कि अगर आपने कोई कैंपेन वगैरह लगानी है तो आपको जो है कुछ अमाउंट और जो है वो कम करके सेल में, बाकी इन एक्चुअल सेल उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को जो लगाना पड़ेगा। अब ऑब्वियस ही बात है कि आप कोई प्रोडक्ट फॉर एग्जांपल आप 50 रुपीज की खरीद रहे हैं, तो आप 50 की तो सेल नहीं करेंगे। ठीक है, बिकॉज आप एक मेहनत कर रहे हैं, आपने एक प्लेटफॉर्म पे लगाई है, तो एटलीस्ट 100, 200, 250 तक की जो है वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट सेल होगी। तो उस केस में अगर 200 की भी सेल करते हैं, तो उसमें से 180 की अगर आप प्रमोशनल डेज में प्रमोशनल चार्जेस लगा देते हैं उसके बंडल्स की फॉर्मेट में, तो वो आपको इतना जो है वो काउंट नहीं होता। तो सॉर्ट ऑफ ये भी एक एक्सपेंस होता है जो हमने अपने माइंड में रखना होता है। फिर उसके बाद आ जाती है वी हैव एडजस्टमेंट्स। एडजस्टमेंट्स बेसिकली काउंट होती हैं, फॉर एग्जांपल आपका जो है वो ऑर्डर डिस्पैच किया और कस्टमर ने के रिटर्न कर दिया, बट रिटर्न आपको रिसीव नहीं हुई। तो इस केस में जो है वो रिटर्न प्रोडक्ट भी रिसीव नहीं हुई और रिटर्न भी कर दिया, वो भी नेगेटिव, प्रोडक्ट भी रिसीव नहीं हुई, पैसे भी दराज के पास आ गए, तो आपको दराज ने कस्टमर को दे दिया, आई एम सॉरी, तो उस केस में आपको लॉस हो जाता है। वैसे इन एक्चुअल जो लोग स्मार्ट सेलर्स होते हैं वो ये लॉस नहीं होने देते हैं। जब इस तरह का कोई लॉस होता है, व्हाट दे डू इज दे फाइल अ क्लेम। क्लेम किस तरह से फाइल करना है इंशाल्लाह अपकमिंग लेक्चर्स में जो है वो आपको सिखाया जाएगा। व्हाट दे एक्चुअली डू इज
कि उस केस में आप क्लेम फाइल कर देते हैं कि देखें ये मेरा प्रोडक्ट था जो मैंने डिस्पैच किया था कस्टमर को, कस्टमर ने रिटर्न किया, रिटर्न जो है वो अभी तक मुझे रिसीव नहीं हुई। एक प्रॉपर टेक्स्ट लिखा जाता है, उसके बेसिस में जो आपकी प्रोडक्ट के जो एक्चुअल चार्जेस होते हैं, जो प्राइस होती है, वो आपको दराज जो है वो पे कर देता है। ठीक है, अब यहाँ पर आ जाते हैं कि फॉर एग्जांपल आपकी जो प्रोडक्ट है वो आपको 2000 रुपीज़ की मिलती है। ठीक है, तो अब मैं उसको सेल कितने का करूँ? फिर मैंने उस पे लगा दिया, चलिए प्रमोशनल और बंडल्स और वाउचर के जो मैं 1000 लगा देती हूँ। ठीक है, कमीशन दराज का जो बेसिकली कमीशन है वो मैंने लगा दिया है कि 118 रुपीज़, वो डिपेंडिंग ऑन द कैटेगरी आ जाता है। ठीक है, वो आप कैटेगरी के वाइज जो है वो आप उसको देख लेंगे। फिर उसके बाद मैंने लगा दिया है कि पेमेंट फी जो है वो मेरी इतनी होगी, क्योंकि ये फ्लक्चुएट आगे हो सकती, बाट की बात कर रही हूँ मैं। फिर ऑटोमेटिक शिपिंग फी मैंने डाल दी, और शिपिंग फी पेड बाय कस्टमर, मतलब 200 250 जो है वो आप ऑटोमेटिक शिपिंग फी डाल दें, जो बल्कि प्रोडक्ट्स होती हैं उसकी। जो छोटी प्रोडक्ट्स है डेफिनेटली उसकी शिपिंग चार्जेस भी जो है वो कम होती है। ये सिर्फ अजम्पशंस के ऊपर जो है वो मैंने इतना रख के, और जब मैंने उसको डिफरेंस निकाला तो ऐसे कि अगर मैं इसको 2000 की मिलती है तो मैं से 3000 का अगर मैं सेल करूंगी, तो फिर जो है वो मुझे उसमें से 700 रुपीज जो है वो बचेंगे, मतलब ऑलमोस्ट लगभग 300 जो है वो मेरा उस पे लग जाएगा दराज के चार्जेस के ऊपर। ठीक है, जिसमें उसका शिपिंग चार्जेस भी अगर जो डिफरेंस आ जाता है वो आ गया, फिर अदर देन दैट उसकी पेमेंट फी और कमीशन जो है वो डेफिनेटली हो गई। ठीक है, तो अब सिंपल रूल रखें, जो आपकी कोई भी प्रोडक्ट है, फॉर एग्जांपल अगर वो प्राइस एक्स में जो है वो कॉस्ट की गई है, तो आपने जो उसकी प्राइस एक्चुअली लगानी है तो वो 3x करके या 1.5x करके या 2x करके लगानी, मतलब डबल करके, या फिर डबल में से 1.5 इज रियली गुड, 1.5 का जो है वो मार्जिन रखें। अब इसका हर किसी मतलब नहीं है कि फॉर एग्जांपल अगर आपकी प्रोडक्ट 7000 की है तो आप जो है वो 8500 की सेल करेंगे, तो ये इतना कम मार्जिन नहीं होता। दैट टोटली डिपेंड्स ऑन प्रोडक्ट। और आपने उस प्रोडक्ट के साथ साथ ये भी देखना होता है कि जो बाकी कंपेटिटर्स ने प्रोडक्ट लगाई हुई है वही वाली प्रोडक्ट, तो वो कितने की लगाई हुई है, सबसे एक्सपेंसिव कितने की लगी हुई है और सबसे कम कितने की लगी हुई है, और सबसे ज्यादा सेल जिस प्रोडक्ट पर आ रही है तो वो कितने की लगी हुई है। ठीक है, नेक्स्ट हम यहाँ पर देख लेते हैं कि जब आपके पास ऑर्डर्स आते हैं तो आपने बेसिकली ऑर्डर्स को किस तरह से हैंडल करना है, एंड व्हाट इज रियली इम्पोर्टेंट जब आपकी लिस्टिंग लाइव होगी, बिकॉज आपको 2 to 3 डेज लेते हैं और उसके बाद जो है वो आपकी लिस्टिंग लाइव हो जाती है। वंस आपकी जब लिस्टिंग लाइव हो जाती है, इट्स रियली गुड टू गो जब आपके ऑर्डर्स जो है वो आना शुरू हो जाते हैं। अब फॉर एग्जांपल आपका ऑर्डर आता है तो आपको कैसे पता चलेगा और आपने उसको किस तरह से मैनेज करना, आप सिंपल यहाँ ऑर्डर एंड रिव्यूज पर क्लिक करें एंड मैनेज ऑर्डर्स पर क्लिक करें। ठीक है, यहाँ से जब आप मैनेज ऑर्डर्स पर आते हैं तो इस वक्त आपके सामने मल्टीपल स्टेट्स जो हैं वो डैशबोर्ड पे शो हो रही हैं, जिसमें ऑल है, जिसमें जो स्टोर के जितने भी ऑर्डर्स होंगे फ्रॉम स्टार्ट टिल स्क्रैच टिल द एंड, वो यहाँ पर जो है वो शो हो जाएंगे। फिर उसके बाद यहाँ पेंडिंग होते हैं, जब आपके कोई भी ऑर्डर आता है तो वो पेंडिंग स्टेट में होता है। ठीक है, मतलब अभी ऑर्डर आया है जिसमें वो ऑर्डर नंबर शो कर रहा होता है, किस टाइम पर आया और कितनी देर हो गई आए हुए, और कैश ऑन डिलीवरी पेमेंट मेथड में आपको बताया जाता है कि वो कैश ऑन डिलीवरी है या पेड पार्सल है, और उसकी रिटेल प्राइस क्या है, उसका स्टेटस क्या है। एंड देन वी हैव शिप ऑन टाइम, एसएलए टाइम, और वो प्रिंट किया गया है कि नहीं प्रिंट किया गया। ठीक है, शिप ऑन टाइम बेसिकली आपको 2 to 3 डेज का दिया जाता है। इन हॉलीडे फॉर एग्जांपल आपका संडे करीब है और थर्सडे को सैटरडे को ऑर्डर आया, तो माइट बी पॉसिबिलिटी कि आपको 2 दिन का या फिर 1 2 दिन एक एक्स्ट्रा दिन का जो है वो टाइम मिल जाता है। ठीक है, अदर देन दैट बाय डिफॉल्ट इट्स 2 डेज, 2.5 डेज का जो है वो आपको एसएलए टाइम दिया जाता है। इसके अंदर होता है कि आपने उस टाइम के अंदर अंदर जो है, यहाँ पर आपको एक काउंटडाउन शो हो रहा होता है, उसके अंदर अंदर जो है वो आपने पर्टिकुलर ऑर्डर या पर्टिकुलर प्रोडक्ट को पैक करना है, और फिर पैक करके अपने घर के, अपने जहाँ पे आप रहते हैं उसके नियरेस्ट दराज हब पर, दराज शॉप पर वो पार्सल ड्रॉप करना है और वहां से रिसीविंग देनी है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है, फॉर एग्जांपल मैं के पाकिस्तान में किसी ऐसी जगह पर रहता हूँ, या फिर मैं ऐसी जगह पर एक ऐसा सेलर हूँ जिस जहाँ पर मतलब दराज शॉप नहीं है, तो उस केस में क्या होता है? जब आपके पास दराज शॉप उस रीजन में नहीं होती, तो उस केस में व्हाट दराज फैसिलिटेट यू के आप वहाँ पे उसके नियरेस्ट जो है वो कोरियर प्रोवाइडर, बिकॉज कोरियर प्रोवाइडर इज टीसीएस, लेपर्ड और एनीथिंग, वो आप हर किसी के शहर में जो है वो अवेलेबल है।
तो वो कहते हैं कि वहाँ नियरेस्ट जो है वो लेपर्ड या फिर जो TCS है वहाँ पे आप पार्सल ड्रॉप कर दें और हम जो है उनसे रिसीविंग ले लें, मतलब एक मैनुअल जो है वो इनवॉइस ले लें। तो जब यहाँ पे आपके पास प्रिंटेड में सॉरी पेंडिंग में जो ऑर्डर आता है, सबसे पहले आप उसे ओपन करके देखते हैं कि वेदर उस पर वो प्रोडक्ट आपके पास अवेलेबल है कि नहीं है। इफ अगर आपके पास वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट अवेलेबल है, ठीक है, तो वो आपके पास जो है आप उसको सिंपल क्लिक करेंगे रेडी टू शिप पे, ठीक है। व्हाट रेडी टू शिप या RTS के प्रोडक्ट एक्चुअल में मेरे पास है एंड मैं उसे जो है वो डिस्पैच करवा सकता हूँ। यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल दिखा देती हूँ। जैसे अब ये पर्टिकुलर ऑर्डर आपके पास शो हो रहा है, व्हाट यू विल डू इज कि आप जस्ट यहाँ पे क्लिक करेंगे। जब आप ऐसे क्लिक करते हैं तो आपके पास जो है पर्टिकुलर जो प्रोडक्ट है उसकी डिटेल्स आ जाती हैं, जिसमें से प्रोडक्ट कौन सी है, उसका सेलर्स क्यू क्या है और वो कहाँ पे जो है वो शिप होनी है। इस वक्त यहाँ पे तो डिलीवरी फेड लिखा आ रहा है, बट इन एक्चुअल जो है वो यहाँ पर आपका जो आप पेंडिंग स्टेट में ऑप्शन आता है, ठीक है। आप जस्ट उस पर ऑर्डर पे क्लिक करते हैं एंड देन उसका जो स्टेटस है यहाँ से RTS कर देते हैं। व्हाट RTS मीन्स के प्रोडक्ट आपके पास अवेलेबल है और आप जो है इस प्रोडक्ट को डिस्पैच करवा सकते हैं। अभी मैंने थोड़ी देर पहले जो डिस्कस की थी एक फेक RTS की बात, ठीक है। व्हाट एक्चुअली फेक RTS है कि आपने बाय मिस्टेक, आपको पता नहीं चला, आपने प्रोडक्ट जो है वो जस्ट आप फॉर एग्जांपल 10-20 ऑर्डर्स आए हुए हैं आपको एंड आपने जस्ट ऑल पे क्लिक किया एंड सबको जो है वो रेडी टू शिप कर दिया एंड देन जब वो रेडी टू शिप की स्टेट में जाते हैं तब तक प्रोडक्ट आपके पास है, तब उस विद इन 2 डेज जो है वो आपके पास टाइम होता है कि आपने उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को पिक पैक और शिप करना है, मतलब डिस्पैच करवाना है, दराज हब स्टोर पे ड्रॉप करना है, ठीक है। दराज जो शॉप है वहां पे ड्रॉप करना होता है। आपने खुद जो है वो किसी कोरियर प्रोवाइडर के पास नहीं जाना होता और आपने सिंपल जो अपने नियरेस्ट दराज जो है वो हब उस पर ड्रॉप करना है। अदर देन दैट अगर आपके शहर में नहीं है तो फिर आप नियरेस्ट जो है वो उसका कोरियर प्रोवाइडर वहाँ पे ड्रॉप करते हैं। बट इस केस में अगर रेडी टू शिप आपने बाय मिस्टेक कर लिया है और आपका जो ऑर्डर, आपके पास जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट है वो अवेलेबल ही नहीं थी, ठीक है, वो प्रोडक्ट है ही नहीं, तो यहाँ पर जो है आपका वो फेक RTS कंसिडर हो जाता है। मतलब आप उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को जो है वो फुलफिल ही नहीं कर पाते, वो उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को डिस्पैच ही नहीं कर पाते। तो इस केस में जो है वो पर्टिकुलर यहाँ पे फेक RTS कंसिडर हो जाता है, क्योंकि आपके पास प्रोडक्ट ही नहीं है, आप उसको डिस्पैच क्या करेंगे। तो उस बेसिस में जो है वो आपको फाइन होता है। जब आपका प्रोडक्ट जो है वो रेडी टू शिप से जब आप उसको दराज हब पे ड्रॉप कर आते हैं देन ऑटोमेटिकली आपका यहाँ पर काम जो है वो खत्म हो गया, ठीक है। अब इसके बाद आगे जाके दराज का काम है वो उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को दराज हब में जो आपका आपने पार्सल भेजा है उसने किस रिस्पेक्टिव कोरियर को वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट असाइन या पार्सल जो है वो असाइन किया हुआ है वो उसको खुद ही देंगे। आपकी यहाँ पे कोई हासिल नहीं है और उन्होंने भी खुद ही आगे जो है वो इसको डिस्पैच करवाना है। तो जब वो उसका जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट का जो स्टेटस है वो यहाँ पर ऑटोमेटिकली आना शुरू हो जाता है कि अभी वो शिफ्ट है, वो डिलीवर हुआ कि नहीं हुआ, वो प्रोडक्ट पर्टिकुलर जो ऑर्डर है वो कैंसिल हुआ है, रिटर्न हुआ है या फेल डिलीवरी आई है, ठीक है। आप इस वक्त यहाँ पे इस तरह ऑर्डर स्टेटस से देख सकते हैं। तो बेसिकली आपका जो काम है डिपेंडिंग, जब आपके पास कोई ऑर्डर आता है तो आपने क्या करना है, आपने वो प्रोडक्ट उठानी है, ठीक है। उससे दराज के ही, अगर कोई प्रोडक्ट छोटी है तो दराज के फ्लायर में आप उसे पैक करेंगे, एल्स आप दराज के ही बॉक्स में उसे पैक करेंगे। अब जब आप पैक करने लगते हैं तो इसमें दो चीजें होती हैं। प्रोडक्ट की जो डिटेल्स आती हैं जो एक पर्टिकुलर ऑर्डर में शो होती हैं, उसमें होता है एक होती है इनवॉइस और एक होता है उसका शिपिंग लेबल, ठीक है। इनवॉइस, अब जैसे मैंने इस पर क्लिक किया है तो ये है प्रोडक्ट की इनवॉइस। जो प्रोडक्ट की आपकी इनवॉइस होती है ना, ये वाली, ये आपके पार्सल के अंदर जाती है। दिस इज फॉर द कस्टमर, ठीक है। ये दिस इज नॉट फॉर द लॉजिस्टिक पार्टनर। तो ये जो प्रोडक्ट की इनवॉइस है ये शिपिंग लेबल सॉरी जो इनवॉइस है ये पार्सल के अंदर जाएगी, ठीक है। उसके बाद एक चीज होती है आपका शिपिंग लेबल, जो आपने ये दो चीजें प्रिंट करनी है, एक प्रोडक्ट की इनवॉइस और एक प्रोडक्ट का शिपिंग लेबल। जो आपका शिपिंग लेबल है ये आपके फ्लायर के बाहर लगेगा या फिर आपका जो बॉक्स है, आपका पैकेज है उसके बाहर लगेगा, ठीक है। ये आपके लॉजिस्टिक पार्टनर के लिए या फिर कोरियर प्रोवाइडर के लिए होता है। और जो आपका इनवॉइस था, जो पर्टिकुलर इनवॉइस जो मैंने अभी दिखाई थी, वो इनवॉइस आपके कस्टमर के लिए होती है। तो ये चीज, दो चीजें माइंड में रखिएगा जब भी आपने कोई ऑर्डर रेडी टू शिप करना है और अब आप उसको पिक पैक डिस्पैच करवाने लगे हैं, तो आपने दो चीजें माइंड में रखनी है कि आपकी जो इनवॉइस है वो आपके पैकेज के अंदर होगी, बॉक्स के अंदर या फ्लाई के अंदर जाएगी, और जो आपका शिपिंग लेबल है वो आपके जो बॉक्स है या शिपिंग बॉक्स है या शिपिंग फ्लायर है पैकेजिंग मटेरियल में, वो उसके बाहर लगेगा कोरियर प्रोवाइडर के लिए, ठीक है।
नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं कि अगर आप देखना चाहते हैं कि आपके अब यहाँ पे एक साइकिल जो है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, जिसमें हमने देखा था कि अब प्रोडक्ट हंट कैसे करनी है, फिर हमने प्रोडक्ट सोर्स कहाँ से करनी है, किस तरह से की जाती है, देन हमने एक परफेक्ट जो है वो प्रोडक्ट लिस्टिंग देखी है, और अदर देन दैट प्रोडक्ट लिस्टिंग के बाद हमने देखा है कि इसमें हम कि प्राइस वगैरह किस तरह से सेट कर सकते हैं। अब उसके बाद फॉर एग्जांपल हमारे पास ऑर्डर आ जाता है, तो उसमें हमने जो है उसको किस तरह से हैंडल करना है। अब एक ऑर्डर आ गया, कस्टमर को डिलीवर हो गया, उसने देखा, अच्छा लगा, नहीं लगा, उसके बेसिस पे जो है वो रिव्यू भी देगा, और वो जो रिव्यूज हैं वो आपके अकाउंट हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा मैटर करते हैं। तो अब इस केस में जो है वो आपको, आपने रिव्यूज कहाँ से देखना है, आपको जो सिंपल यहाँ ऑर्डर एंड रिव्यूज पे क्लिक करके मैनेज रिव्यूज पे जब जाएंगे, तो यहाँ से आपको आपकी जो प्रोडक्ट्स के ऊपर जो रिव्यूज होंगे वो यहाँ से शो हो जाएंगे। अब यहाँ पर बेसिकली क्या होता है, आपको हर प्रोडक्ट का ऑर्डर नंबर शो हो जाता है, देन उसका जो रिव्यू है वो शो हो जाएगा, और उसकी जो प्रोडक्ट है तो किस प्रोडक्ट के ऊपर आया है, और रिव्यू क्या है, 1 स्टार है, 2 स्टार है, 5 स्टार है, वट एवर इट इज। तो इससे आपको इस चीज का आइडिया हो जाता है कि आपकी प्रोडक्ट कौन सी जो है वो बुरी जा रही है या फिर कौन सी अच्छी जा रही है। अदर देन दैट, अगर आपकी कोई प्रोडक्ट बुरी जा रही है, मतलब जिसका रिव्यू अच्छा नहीं आया, तो उसकी रीजन क्या है रिव्यू अच्छा नहीं आने की, तो आप वो एक्चुअल वो रीजन भी देख सकते हैं। अदर देन दैट, आप उस पे, आपके पास ये ऑर्डर डिटेल्स यहाँ पे गिवन है, तो यहाँ से जो है वो आप अपने कस्टमर से वो पर्टिकुलर रीजन भी पूछ सकते हैं कि व्हाई इज दैट। सो जैसे यहाँ पे कोई कस्टमर का नेम होगा, उसका फोन नंबर गिवन होगा, उसकी सारी डिटेल्स आपके पास मेंशन होती हैं, तो यहाँ पे आप कस्टमर से जो है वो मैसेज करके भी पूछ सकते हैं, आप उसे कॉल करके भी पूछ सकते हैं कि व्हाट इज द रीजन कि आपको प्रोडक्ट पसंद नहीं आया। हम आपका जो है वो इशू भी रिजॉल्व करवा सकते हैं। ठीक है, आप फिर कोशिश करें कि आप उसका इशू रिजॉल्व करें, एंड देन अल्टीमेटली जो है आप उसे कहें कि आप अपना रिव्यू जो है वो चेंज कर दें, बिकॉज दिस इज रियली इंपॉर्टेंट। आई नो इसमें आपके प्रोडक्ट का लॉस हो जाता है, तो मतलब एक आधे पार्सल का आपको दोबारा से प्रोडक्ट भेजना पड़ रहा है, या व्हाटसोएवर जो भी आप कस्टमर से नेगोशिएट करते हैं ऑफ द रिकॉर्ड ऑफ दराज। बट यहाँ पे इसका फायदा ये है कि आपका जो पर्टिकुलर रिव्यू है वो पॉजिटिव हो जाता है, और आपकी जो अकाउंट हेल्थ है वो डिस्ट्रॉय नहीं होती। अब जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, वी आई हैव टॉक्ड अबाउट यहाँ पे ऑर्डर की डिटेल्स की। तो जब भी कोई कस्टमर ऑर्डर करता है तो बाय डिटेल्स आपको यहाँ पे शो हो जाता है उसका ऑर्डर नंबर, फिर उसने किस डेट को ऑर्डर किया था, कस्टमर का नेम, उसका इंफॉर्मेशन, उसने पेमेंट किस तरह से की है, कैश ऑन डिलीवरी है, पेड पार्सल है, फिर उसके बाद उस प्रोडक्ट की प्राइस क्या थी, उसकी शिपिंग फीस कितनी है, और टोटल उसका ये बिल बना था। अब जब ट्रांजेक्शन हुई है तो पता चलता है कि जो शिपिंग फीस है वो 150 थी, और कस्टमर ने जो पे की थी वो 130 थी। अब इसका जो डिफरेंस होगा वो जो है वो सेलर पे करेगा। इसीलिए ये चीज़ आपने माइंड में रखनी होती है कि जब भी आप कोई प्रोडक्ट डिस्पैच करवाने जा रहे हैं तो उसकी जो प्राइस है वो एक्चुअल प्राइस जो है वो मार्जिन में रखा करें। ठीक है, फिर उसके बाद वी हैव पेमेंट फी एंड कमीशन जो दराज ने चार्ज किया। इसी तरह वी हैव उसकी सारी डिटेल्स जो है वो स्टेटस वगैरह शो हो रहा है। उसके अलावा जो है वो हमें आइटम की हिस्ट्री शो हो रही है कि किस टाइम पे ऑर्डर आया था, किस टाइम पे सेलर को ऑर्डर दिया गया था, किस टाइम पे जो है वो पैक हुआ, फिर रेडी टू शिप हुआ, फिर ट्रांसिट टू शिप हुआ। मतलब ट्रांसिट उस टाइम पे होता है जब पार्सल दराज के हब में होता है और अभी तक उसने लॉजिस्टिक पार्टनर को नहीं दिया होता। वंस जब वो प्रोडक्ट का जो पार्सल है वो लॉजिस्टिक्स के पास चला जाता है तो वो ट्रांजिट से शिप में हो जाता है। देन शिप से अल्टीमेटली या तो वो डिलीवर हो जाएगा, या डिलीवरी फेल हो जाएगा, या अल्टीमेटली जो है वो डिलीवर होके रिटर्न हो जाएगा। फिर उसके बाद मूविंग ऑन वी हैव अ चैप्टर ऑफ प्रमोशंस, स्टोर डेकोरेशन, ग्रोथ सेंटर। इंशाल्लाह हम इन सब चीज़ों को नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। आई होप आपको यहाँ तक जो है वो काफ़ी समझ में आ गया होगा कि ऑर्डर किस तरह से आ सकता है और उसको आपने किस तरह से डील करना है। अदर देन दैट, आपकी जो प्रोडक्ट लिस्टिंग्स जो है वो भी अभी तक जो है वो काफ़ी हद तक क्लियर हो चुकी होंगी, एंड आप मूव ऑन कर रहे होंगे आगे भी प्रोडक्ट जो है वो लिस्ट डाउन करने में। तो इंशाल्लाह फिर हम आप नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मिलती हूँ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।